बच्चे होते हैं, कभी कभी होता है ऐसा है कि किसी बच्चे को एक बार में कैप्चर हो जाता है, किसी बच्चे का माइंड हो सकता है कि एक बार में कैप्चर न कर पाए, तो उसको पूछना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको जो 1 घंटे पढ़ते हैं या 2 घंटे पढ़ते हैं और बढ़िया पढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको 1 घंटे में किसी चीज़ को मतलब नहीं समझ सकते। तो उनको क्या करना चाहिए? क्या पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? कहते ही नहीं, ऐसी बात नहीं। उनको और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, उनको 4 घंटे पढ़ना चाहिए, 5 घंटे पढ़ना चाहिए, उनसे ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपको आएगा ज़रूर। इसी प्रकार मैथ सब्जेक्ट जो है, आपको एक बार सवाल आपने यदि लगा लिया, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपने उसको एक बार लगाया, आपको नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में ही आ जा सकता है, आपको एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, आप प्रयास करिए, नकल करके मत उसको छाप दीजिए, प्रयास करते रहिए। तीसरी बार में भी नहीं आया, लेकिन चौथी बार या 5वीं बार में आपको ज़रूर से ज़रूर आएगा। प्रयास करने से सवाल ज़रूर से ज़रूर आता है। ठीक, तो प्रयास करिए, मैथ इतनी कठिन नहीं है। यदि आपको जिस दिन वो सब्जेक्ट आ गया या जो भी सवाल आ गया, मानिए, यकीनन मानिए, आपको उस समय सबसे बेहतरीन अनुभव होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, 10th एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद नंबरों पर आधारित होकर सब्जेक्ट को मत चुनिए। यदि आपके 50 से 60 नंबर भी आते हैं तो आपका यदि इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो आप मैथ ही चुनें और मन लगा के मेहनत करें, और 12th एग्ज़ाम में उससे कहीं ज़्यादा नंबर लाते हुए आप 80 से 90 या 95 तक पहुँचे। हम तो कहते हैं कि आप 100 का ही गोल बना के चलें और 100 में 100 नंबर लाने का प्रयास करें। और मैं विक्रम आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। क्लास 11 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में सबसे पहला चैप्टर सेट मतलब समुच्चय, हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। सेट जैसे हम लोगों ने सबसे सेट का यूज कहीं पर यदि सुना हो तो सबसे पहले नाम आता है जैसे डिनर सेट या कलर सेट। तो ये क्या है? मतलब कि बर्तनों का समूह। कौन से बर्तनों का समूह? खाना खाने के लिए जो होते हैं बर्तनों का समूह हो गया। ये हो गया रंगों का समूह। तो बात ये आई कि एक प्रकार से संग्रह। तो सेट की परिभाषा यदि हम देना चाहें तो सुव्यवस्थित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं, या सुसंग्रहित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तुओं का वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अब बात क्या आती है कि यहाँ पर वेल डिफाइन क्या है, डिफाइंड कलेक्शन क्या है। सबसे पहले संग्रह मतलब किन्हीं वस्तुओं का संग्रह। जैसे आपको कह दिया जाए कि कुल मिला के जैसे एक भीड़ हो गई, जैसे हम लोग कहीं पर जाएं और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हमको इकट्ठा दिखाई दे, या कोई भी भीड़, जहाँ पे भीड़ का एहसास हो, वो संग्रह कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने डिनर सेट की बात की, तो बर्तनों का संग्रह, रंगों का संग्रह, एक क्रिकेट टीम, इस प्रकार से संग्रह हमने जान लिया। लेकिन जब समुच्चय की बात आती है तो वेल डिफाइन मतलब हम नंबर एक बात ये आएगी कि एक ऐसा संग्रह जो एक नियम को फॉलो करता हो,
एक नियम को फॉलो करता हो, मतलब कि जो भी संग्रह हो वो किसी एक नियम को फॉलो करता है। मान लीजिए हमने कह दिया कि अरिजीत सिंह के गानों का समूह या अरिजीत सिंह के सॉन्ग, तो जो भी संग्रह होगा आप उसमें जितने भी गाने लिखेंगे वो सारे गाने किसके होंगे? अरिजीत सिंह के होंगे। उसमें कोई भी गाना आप ऐसा नहीं डाल देंगे कि उसमें कोई एक गाना नेहा कक्कड़ का आप डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें जितने भी गाने किसके होंगे? अरिजीत सिंह के होंगे। ठीक, अरिजीत सिंह ने मान लीजिए 100 गाने गाए हैं, तो उस सीडी में या उस पेन ड्राइव में कहीं पर भी आपको स्टोरेज करना हो तो आप वो 100 के 100 गाने किसके होंगे? अरिजीत सिंह के ही होंगे। दूसरी बात ये आती है कि वो जो भी समूह आप बनाएंगे वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए सेम टू सेम ही हो। कोई भी उस समूह को बनाना चाहे, यदि किसी ने कह दिया कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग, तो कोई भी व्यक्ति उस समूह को बनाना चाहे तो सब के लिए सेम टू सेम ही आए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यों का त्यों ही रहे। ठीक, ये दो बातें सबसे मेन समुच्चय जानने के लिए कि सुव्यवस्थित संग्रह क्या होता है। तो यहाँ पे बात यह आ गई कि वस्तुओं का वह समूह अथवा संग्रह जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी एक विशेष गुण को फॉलो करती हो। और गुण क्या था वो? कि वो एक अरिजीत सिंह के गाने हैं। ठीक, तो वो एक विशेष गुण को उन्होंने फॉलो किया। ठीक, अब बात ये आती है कि सेट को लिखा कैसे जाता है। सेट जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल ए से लिख सकते हैं, कैपिटल बी से लिख सकते हैं, कैपिटल सी से लिख सकते हैं, कैपिटल डी से लिख सकते हैं। ठीक, कुछ भी अल्फ़ाबेट से कोई भी अक्षर से कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। तो समुच्चय को किसी भी कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं और मझला ब्रैकेट के अंदर लिखना है। किसी भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और उसमें मझला कोष्ठक के अंदर लिखना है। मतलब कि अरिजीत सिंह के जितने भी गाने यदि लिखना हो तो किसके अंदर लिखे जाएंगे? मझला कोष्ठक के अंदर लिखे जाएंगे। तो सेट को दो, एक खुला मझला कोष्ठक और एक बंद मझला कोष्ठक के बीच में ही लिखना है। तो बात अभी आई थी कि डिफाइन ऑब्जेक्ट और अनडिफाइन ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे बात की गई या कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग, तो अरिजीत सिंह के गाने जितने भी हैं वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो 100 गाने यदि हमने मान लिया तो वो 100 गाने ही सभी लोग बताएंगे। लेकिन यदि किसी से कह दिया जाए, किसी ने कह दिया जाए कि टॉप 5 गाने या टॉप 5 सॉन्ग अरिजीत सिंह के, तो हो सकता है किसी ने कह दिया कि सबसे बेस्ट क्या है, तुम ही हो सॉन्ग है, या फिर कह सकता है दूसरा कोई व्यक्ति कह सकता है ओरे पिया सबसे बेस्ट है। तो जितने भी लोग होंगे, मान लीजिए 2 लोग हैं, इसने कोई और लिस्ट बनाई टॉप 5 गानों की, इन्होंने कोई और लिस्ट बनाई टॉप 5 गानों की, तो ये अलग अलग से समूह बना रहे हैं, अलग अलग से संग्रह दे रहे हैं। तो बात यहाँ से क्या समझ में आई कि सीधी सी बात है कि इन्होंने कुछ और लिस्ट बना के दी, इन्होंने एक और लिस्ट बना के दी, तो ये कोई सुव्यवस्थित संग्रह को नहीं दिया, मतलब किसी एक नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है? डिफाइन नहीं है। ठीक, तो ये डिफाइन नहीं हुआ। मान लीजिए हमने कहा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं का संग्रह, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का संग्रह, तो कोई भी बोलेगा तो वो सब कोई 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखेगा, तो 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक ही लिखेगा। तो क्या हो गया? एक डिफाइन संग्रह हो गया, मतलब कि सुपरिभाषित संग्रह। वो सब के लिए एक ही बात परिभाषित की जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के
के स्वरों का समुच्चय। ठीक, अभी समुच्चय की बात नहीं करते, अभी संग्रह की बात करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरूप क्या हो गए? ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। सभी के लिए तो यही 5 अवयव ही तो होंगे। किसी से भी पूछा जाएगा तो यही 5 अवयव बताए जाएंगे। तो ये क्या हो गया? सुपरिभाषित संग्रह हो गया। ठीक, या फिर कहा जाए कि अभी तक के भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह। तो क्या हो जाएंगे? जब से देश आज़ाद हुआ है तब से प्रधानमंत्री चुनना चालू हुआ है। तो जितने भी 15-16 प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं वो एक सुपरिभाषित संग्रह होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सभी एक ही नाम देंगे। हो सकता हो कोई पहले बोले किसी का नाम, हो सकता है कोई बाद में बोले किसी का नाम, लेकिन बोलेंगे उतने ही। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री, तो क्या यह संग्रह डिफाइन है या सुपरिभाषित है? हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि इंदिरा गांधी सबसे सही प्रधानमंत्री थी, कुछ लोग बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, और कुछ लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी। तो सबके लिए क्या हुआ? सब लोगों ने इसका एक अलग अलग जवाब दिया। तो बात यहाँ से क्या आई कि सबने जब अलग अलग जवाब दिया तो क्या यह सुपरिभाषित हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, सुपरिभाषित कब होगा? जब सभी के जवाब एक समान आए। हम अपने मन से भी सोच सकते हैं। मान लीजिए हम 2 तरीके से सोचें कि जब अपने दिमाग में सोचें इस बात को कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह, तो जाहिर सी बात है जो हम सोचेंगे वही मेरे बगल में बैठा दोस्त भी सोचेगा कि उतने ही तो प्रधानमंत्री होंगे। यदि सबसे बेस्ट की बात हो तो वो मेरे बगल में बैठा दोस्त कुछ किसी और प्रधानमंत्री को बेस्ट बोलेगा, हम किसी और को बेस्ट बोलेंगे। तो ये कुल मिला के सुपरिभाषित नहीं हुआ। एक और बात करते हैं। मान लीजिए एक कक्षा है और वो कक्षा 11 है, आपकी ही कक्षा है। कक्षा 11 में सभी विद्यार्थियों का संग्रह बताइए, क्या सुपरिभाषित है? यदि आपकी कक्षा 11 में 60 बच्चे हैं तो वो 60 बच्चे ही तो, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति बोले तो वो 60 ही तो रहेंगे, दूसरा भी व्यक्ति गिनेगा तो 60 रहेंगे, यदि तुम गिनोगे तब भी 60 रहेंगे, चाहे दूसरा गिने तब भी 60 रहेंगे। तो ये क्या हो गया? हाँ, सुपरिभाषित संग्रह हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि टॉप 3 विद्यार्थी कक्षा 11 के, तो क्या सुपरिभाषित होगा? यदि आप सुपरिभाषित कहते, मान लीजिए किसी ने पढ़ने के आधार पर बताया, पढ़ने के आधार पर 3 लोगों को बताया, तो उसने तो ये नहीं बताया ना, पूछा था कि किस प्रकार से टॉप 3 पूछा है, किस प्रकार से टॉप 3। शायद कोई खेल कूद में टॉप 3 हो, एक व्यक्ति ने पढ़ने के आधार पर टॉप 3 बता दिया। कोई खेल कूद में हो सकता है कोई मैथ में तेज हो, वो टॉप 3। हो सकता है कोई इंग्लिश में टॉप 3 हो सकता है कोई गाना गाने में टॉप 3 हो सकता है कोई शैतानी करने में टॉप 3 हो। तो सब के अलग अलग जवाब आए। तो कुल मिला के ये क्या बात हुई कि ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो सकता। तो बात समझ में आ रही है आपको कि सुपरिभाषित संग्रह क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की
सभी किताबों का संग्रह। तो मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद ने 20 किताबें लिखी, तो सभी लोग उन्हीं 20 के बारे में तो बताएंगे कि कोई दूसरी किताब बता देगा? क्या मुंशी प्रेमचंद की किताब में कोई मीराबाई की लिख देगा किताब? नहीं, सभी किताबें किसकी होंगी? मुंशी प्रेमचंद की होंगी। कोई इसमें जयशंकर प्रसाद की किताब शामिल नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड संग्रह हो गया, मतलब सुपरिभाषित संग्रह हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि टॉप 3 मुंशी प्रेमचंद की टॉप 3 बुक, चंद्र की टॉप 3 किताबें कौन सी हैं, तो मान लीजिए किसी ने कहा कि गोदान है, गबन है या नमक का दरोगा। किन्हीं अन्य किताबों को 3 को बोला बेस्ट है, किसी ने उनकी कहानियों को बेस्ट बोला, किसी ने उनके निबंधों को बेस्ट कहा, किसी ने अन्य को कहा। मतलब सभी लोगों के हिसाब से अलग अलग बेस्ट थी कि नहीं थी। ज़रूरी थोड़ी ना कि किसी के हिसाब से कौन सी किताब उनकी अच्छी हो। हर व्यक्ति के हिसाब का पढ़ने का तरीका अलग है, किसी को कोई किताब अच्छी लगी, किसी को कोई किताब अच्छी लगी। तो ये एक वेल डिफाइन संग्रह नहीं हो सकता। अब बात ये आती है कि संग्रह की बात कर रहे थे, अभी तक मैं समुच्चय क्यों नहीं बोल रहा था, समुच्चय क्यों नहीं बोल रहा था। तो बात ये आती है कि यदि किसी संग्रह को, मान लीजिए आपके पास ये इतने सारे ये पत्थर हैं, छोटे छोटे से कंकड़ हैं, ये अभी संग्रह है, वेल डिफाइन संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब 5 ही पत्थर हैं, वो भी सुपरिभाषित। तो इस संग्रह को यदि मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा समुच्चय। अभी हमने बोला भी तो था परिभाषा कि समुच्चय क्या है? ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। फिर से एक बात समझ लेते हैं कि ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित बात मतलब दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनके हिसाब से सेम बात निकले, मतलब उनके उत्तर अलग अलग न निकले, इस प्रकार से सुपरिभाषित संग्रह होता है। अब बात ये आती है कि समुच्चय का प्रकार, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय 2 प्रकार से लिखा जाता है। समुच्चय 2 प्रकार से लिखा जाता है। यह अभी हमने बताया कि कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, और कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करने के बाद मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? इनके अंदर जो भी होता है उनको बोला जाता है अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव, मतलब एलिमेंट्स। तो समुच्चय लिखने के प्रकार। तो सबसे पहली बात ये आती है कि समुच्चय कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो पहला आता है एक रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब तालिका विधि।